हेलो स्टूडेंट्स, इनोवेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु कपूर और आज की क्लास में हम फिज़िक्स के PYQs परफॉर्म करने वाले हैं। ये फिज़िक्स के PYQs हमने टॉपिक लिए हैं थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से। ठीक है, तो सबसे पहला हम क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं। एन आइडियल गैस अंडरगोज 4 डिफरेंट प्रोसेसेस फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट। 4 प्रोसेसेस आर एडियाबैटिक, isothermal, isobaric, isochoric. Out of 1, 2, 3 and 4, which one is adiabatic? तो आपको यहाँ पर ग्राफ में 4 प्रोसेसेस कुछ भी दिए हुए हैं। हिंदी में अगर बात करें तो आदर्श गैस 4 अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरती है। ये 4 प्रक्रियाएं रुद्धोष्म, समतापीय, समदाबीय, समतापीय हो सकते हैं। अब आपको बताना है कि इन ग्राफ में से कौन सा वाला ग्राफ रुद्धोष्म प्रक्रम का ग्राफ है। ठीक है, तो इस ग्राफ को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ये देखिए, करना क्या है, हमें फिर से बताता हूं कि इस पीवी डायग्राम में हमें 4 प्रोसेसेस के ग्राफ दिए हुए हैं। ठीक है, ये है हमें दिया हुआ है नंबर 4, ये दिया हुआ है नंबर 1, ये वाला ग्राफ जो है ये नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला ग्राफ नंबर 2 है। इन सभी ग्राफ में से एडियाबैटिक प्रोसेस रुद्धोष्म प्रक्रम का ग्राफ कौन सा है ये बताना है। तो सबसे पहले आप नंबर 4 को देखिए। यहाँ पर ये ग्राफ जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये वाला ग्राफ, ये एक्स एक्सिस में इंक्रीज हो रहा है। लेकिन क्या ये ग्राफ वाई एक्सिस में इंक्रीज हो रहा है? तो आंसर है नो, केवल एक्स एक्सिस में। इसका मतलब इस ग्राफ में, नंबर 4 ग्राफ में, केवल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है लेकिन प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसका मतलब प्रेशर मतलब कि दाब यहां पर नियत है, प्रेशर यहां पर कांस्टेंट है। और ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है वो कौन सा प्रोसेस होता है? तो आंसर है आइसोबैरिक प्रोसेस, समदाबीय प्रक्रम। तो इसको हम लिखेंगे, ये कौन सा प्रोसेस है? यह है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक का मतलब होता है समदाबीय प्रक्रम। तो ये नंबर 4 वाला है समदाबीय। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 देखिए, ये केवल वाई एक्सिस में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। ये ग्राफ एक्स एक्सिस में आगे नहीं बढ़ रहा है। नंबर 1 ग्राफ आप देखिए, ये देखिए, ये वाला केवल वाई एक्सिस में ही इंक्रीमेंट हो रहा है। और वाई एक्सिस में कौन है हमारा? प्रेशर। एक्स एक्सिस में कौन है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसमें इंक्रीज नहीं हो रहा है। और ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो वो कौन सा प्रोसेस होता है? तो आंसर है, वो प्रोसेस होता है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मतलब समआयतनिक। तो ये वाला प्रोसेस हो गया है आइसोकोरिक, जिसको अपन बोलते हैं समआयतनिक। समआयतनिक। ठीक है, तो इन ग्राफ में से समआयतनिक, ठीक है, ये समआयतनिक हो गया। अब ये बचा हमारे पास नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 3 और नंबर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि प्रेशर भी चेंज हो रहा है। देखिए, ग्राफ नीचे भी जा रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। तो और वॉल्यूम इंक्रीमेंट के साथ प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इन दोनों ग्राफ में आप देखिए, अब इन 4 में से एक तो हो गया हमारा समदाबीय और एक हो गया हमारा सम आयतनिक। मतलब एक हो गया हमारा आइसोकोरिक और एक हो गया हमारा आइसोबैरिक। अब 2 बचे हैं, एक एडियाबैटिक हो सकता है और एक आइसोथर्मल हो सकता है। इन दोनों में से एक एडियाबैटिक हो सकता है और एक आइसोथर्मल हो सकता है। अब आपको पता होगा फिजिक्स के अंदर हम जब भी ये ग्राफ लेते हैं तो P और V के बीच में ग्राफ बनता है, P और V के बीच में। और एक ग्राफ होता है, ये P और V के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, इसको बोलते हैं अपन, जब भी गैस एक्सपेंड होती है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है। इसमें 2 ग्राफ बनते हैं। आइसोथर्मल में इस तरह से ग्राफ बनता है और एडियाबैटिक में जो ग्राफ बनता है उसका स्लोप आइसोथर्मल की कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक is greater than slope of isothermal।
ठीक है, इसका मतलब रुद्धोष्म प्रक्रम की जो ढाल होती है वो समतापीय प्रक्रम की ढाल से अधिक होती है। अब हम पीछे अगर देखेंगे क्वेश्चन में, तो यहां पर देखिए 3, इन दोनों में से किसकी ढाल ज्यादा है? तो इस 2 नंबर वाले की ढाल ज्यादा है, तो यही वाला रुद्धोष्म प्रक्रम का ग्राफ होगा। तो इसके अंदर हमसे पूछा है कि रुद्धोष्म प्रक्रम का ग्राफ कौन सा है, तो हम बोलेंगे नंबर 2 जो है वो ही रुद्धोष्म प्रक्रम का ग्राफ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है नंबर 2। ये बात आपको क्लियर हुई क्या? ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via a stopcock. It contains an ideal gas at standard temperature and pressure B. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly opened. This process is, हिंदी में अगर बात करें तो समान क्षमता के समान क्षमता के 2 सिलेंडर A और B एक स्टॉप कॉक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। A में मानक तापमान और दबाव पर एक आदर्श गैस होती है। B को पूरी तरह से खाली कर लिया गया है। पूरा सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड है। स्टॉप कॉक अचानक खुल गया तो वह प्रक्रम आपको बताना है। तो देखिए इसमें कैसे इसको परफॉर्म करेंगे कि 2 सिलेंडर हैं, एक सिलेंडर की बात की हुई है, एक सिलेंडर है A और एक सिलेंडर है B, ठीक है, और इनको एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है एक स्टॉप कॉक या एक वॉल्व की सहायता से, ठीक है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया गया है एक वॉल्व या कॉक की सहायता से, ठीक है। अब A में प्रेशर पर आइडियल या स्टैंडर्ड प्रेशर पर एक आइडियल गैस भरी हुई है, तो इसका प्रेशर है P और इसका टेम्परेचर है T। लेकिन B पूरी तरह से खाली है, मतलब इसमें वैक्यूम है, इवैक्यूएटेड है, तो P का जो प्रेशर है वो 0 है और टेम्परेचर भी नहीं है क्योंकि गैस ही नहीं है, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, जैसे ही इस वॉल को एकदम से ओपन करेंगे तो ये गैस इसमें ट्रांसफर होगी। ये बात सही समझ में आई? अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे कि ये पूरा सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड है, इसका मतलब पूरे सिस्टम को थर्मल इंसुलेशन किया हुआ है। इसका मतलब बाहर से ना तो हीट अंदर जा सकती है और अंदर से ना हीट बाहर जा सकती है, ठीक है। अब जैसे ही हम वॉल को ओपन करते हैं, कॉक को ओपन करते हैं, हाई प्रेशर से गैस कहाँ जाएगी, लो प्रेशर में। तो क्या प्रेशर चेंज होगा? बिल्कुल प्रेशर चेंज होगा। दाब चेंज होगा? हाँ, दाब बदलेगा, क्योंकि दाब कहाँ से कहाँ जा रही है गैस, उच्च दाब से निम्न दाब, तो दाब में परिवर्तन हो रहा है। और दाब में परिवर्तन हो रहा है तो ये प्रक्रम समदाबीय नहीं हो सकता, ठीक है। अब बात करते हैं सम आयतनीय। क्या आयतन इस गैस का बढ़ रहा है? क्योंकि इस गैस पहले इतने आयतन में थी, अब इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ रहा है। वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो आइसोकोरिक प्रोसेस या सम आयतनिक प्रक्रम भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्या तापमान, एकदम से जब वॉल्यूम बढ़ता है तो तापमान घटता है, तो इस प्रक्रम में तापमान घटेगा। क्यों? क्योंकि आयतन बढ़ेगा तो तापमान घटेगा, ठीक है। तो यहां पर यह समतापीय प्रक्रम भी नहीं हो सकता क्योंकि तापमान कम होगा। तो कौन सा प्रक्रम बचा? क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड है, तापीय रूप से कुचालित है, इसलिए ना तो ऊष्मा बाहर जा सकती है ना बाहर से ऊष्मा अंदर आ सकती है। अगर किसी प्रक्रम में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, इन एनी प्रोसेस इफ हीट इज नाइदर एक्सचेंज देन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे एडियाबैटिक। तो सेकंड का आंसर भी हमारा है एडियाबैटिक। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक सैंपल दिया गया है 0.1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड नॉर्मल प्रेशर which value is 1.013 multiplied 10⁵ Newton meter minus 2 requires 54 calorie of heat energy to convert to steam at 100 degree centigrade. If the volume of the steam produces is 167.1 cc,
द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सैंपल इज, बात समझते हैं, एक 0.1 ग्राम का पानी है, ठीक है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उपस्थित है और साथ में उसमें प्रेशर भी हमें गिवन है, दाब भी हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें इस 0.1 ग्राम पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम या भाप में बदलना है। 0.1 ग्राम पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, अब हमें 0.1 ग्राम पानी को किस में बदलना है, भाप में बदलना है, स्टीम में बदलना है, तो उसके लिए ऊर्जा की जरूरत होगी 54 कैलोरी, ठीक है, ये भी हमें गिवन है। अब जब वो भाप में बदलता है तब उसका आयतन हो जाता है 167.1 सीसी। अब आपको इंटरनल एनर्जी में चेंज फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो पानी कितना दिया हुआ है, हमें मास दिया हुआ है 0.1 ग्राम, ओके। टेम्परेचर कितना गिवन है हमें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। प्रेशर की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। और हीट कितनी गिवन है हमें, हीट दी हुई है 54 कैलोरी। 54 कैलोरी को देखिए यहां पर यूनिट देखिए, आंसर में क्या आ रही है, जूल, और हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, कैलोरी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम इसको 54 को मल्टीप्लाई करते हैं 4.2 से, तो हमारे पास आता है 16, तो ये वैल्यू आती है हमारे पास 226.8 तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 226.8 जूल। तो 54 कैलोरी को सबसे पहले हमने जूल में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो ये हीट हमें कितनी मिली है पता लग गया। अब ये 0.1 ग्राम जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट होगा, स्टीम में, मतलब भाप में। अब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 167.1 सीसी। तो पहले वॉल्यूम कितना था, पहले जब वो भाप में नहीं बदला था पानी, तो इनिशियल वॉल्यूम या प्रारंभिक आयतन कितना था, हमें वो फाइंड करना है। तो आयतन का या वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम होगा मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। तो मास, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है पानी का, 0.1 जी, और वॉल्यूम और डेंसिटी कितनी होती है पानी की, तो ये याद रखिए, पानी की डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ये तो एसआई यूनिट में होता है, और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये सीजीएस में होता है। अब हमें देखना है यहां पे एसआई की वैल्यू पुट करनी है या सीजीएस की वैल्यू पुट करनी है। यहां पर हमें देखिए सीसी में दिया हुआ है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब में, तो यहां पे भी हम वॉल्यूम एक बार सीसी में सेंटीमीटर क्यूब में फाइंड करते हैं। तो हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, 1, तो यहां पर डेंसिटी की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1। तो 0.1/1 यूनिट क्या होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो उसको लिखते हैं सीसी। नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहां पर देखिए हमारे पास क्या आ गया, 0.1/1, तो ये हो गया 0.1, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो वॉल्यूम आ गई हमारे पास 1 सीसी, 0.1 से सॉरी, तो वॉल्यूम आ गई हमारे पास 0.1 सीसी। तो नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम कितनी आ गई है, 0.1 सीसी। हाँ, तो यहां पर हम बात करते हैं, तो हमारे पास वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कितना आ गया है, इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू है हमारे पास 0.1 सीसी, और फाइनल वॉल्यूम हमें कितना गिवन है, यहां पर देखिए फाइनल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमें 167.1 सीसी। तो फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे 167.1 सीसी। हीट हमें कितनी गिवन है, 54 कैलोरी को हमने कन्वर्ट कर लिया था
जूल में, तो हीट हम की वैल्यू है 226.8, तो वैल्यू पुट करेंगे हीट की 226.8 जूल। और प्रेशर हमें गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन था, प्रेशर की वैल्यू 1.013 10⁵। ये सारी वैल्यूज को हमें, अच्छा फाइंड क्या करना है, इंटरनल एनर्जी में चेंज, ये फाइंड करना है। तो कौन सी हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहां पर यूज करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है हीट एडेड और एक्सट्रैक्टेड टू द सिस्टम, किसी निकाय को दी गई और ली गई ऊष्मा, उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, इंटरनल एनर्जी में चेंज और वर्क डन के सम के इक्वल होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको मालूम होगा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का। तो यहां पर Q की वैल्यू पुट करेंगे, Q कितना है 226.8, इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना है वो मुझे फाइंड करना है। और वर्क मतलब कार्य, वर्क का आपको फॉर्मूला पता होगा, प्रेशर मल्टीप्लाई चेंज इन वॉल्यूम। तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे 226.8, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, प्रेशर की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है 1.013 10⁵, और इधर है वॉल्यूम में चेंज। चेंज का मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना है 167.1 cc। अब यहां पर बात आती है, ये वैल्यू मैंने SI यूनिट में पुट की, ठीक है, ये वैल्यू भी आप देखिए प्रेशर की मैंने SI यूनिट में पुट की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट्स का आप बहुत ध्यान रखें, अगर यूनिट मिस होते ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहां पर मुझे वॉल्यूम की यूनिट भी SI में ही पुट करनी पड़ेगी। तो सीसी मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो उसके लिए देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻² मीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे, क्यूब लग गया तो यहां पर पावर लग जाएगी 3 और हो जाएगा -6 मीटर क्यूब। तो 1 सीसी का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। यहां पर है फाइनल वॉल्यूम 167.1 सीसी का मतलब हो गया -6, ये हो गया है फाइनल वॉल्यूम। क्योंकि देखिए इसका यहां पर क्या लिखा है, चेंज इन वॉल्यूम, वो होता है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ये फाइनल वॉल्यूम है माइनस इनिशियल वॉल्यूम कितना है हमारे पास 0.1। देखिए सीसी की जगह फिर से लिखूंगा 10⁻, यहां पर लिख लेते हैं। तो यहां पर 167.1 माइनस 0.1 सीसी मतलब 10⁻⁻6। ये बात समझ में आई। इसको हम फिर से सॉल्व करते हैं। 226.8 इक्वल टू डेल्टा U प्लस 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵। यहां पर ध्यान दीजिए 167.1 में से माइनस अगर आप करेंगे 0.1 तो आएगा 167 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 226.8 इक्वल टू डेल्टा U प्लस, ये देखिए पावर सॉल्व कीजिए, 5 और -6 बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, -6 + 5 कितना होएगा -1, और 10 की पावर -1 से 167 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 16.7, और ये 16.7 1.013 से मल्टीप्लाई होकर नियरली 16.7 की वैल्यू आएगी। ये स्टेप आप फिर से देखिए, -6 और +5 कितना हुआ -1। अब 167 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 मतलब 167 के डिवाइड में 10, तो वो हुआ 16.7। अब इस 16.7 को 1.013 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर वैल्यू आएगी 16.7। अब हमें क्या करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए इस 16.7 को ट्रांसफर करना है। 226.8 में से 16.7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 210.1। कितनी वैल्यू आएगी, नियरली इक्वल टू, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वैल्यू आएगी 210.1 और यूनिट क्या लिखेंगे, जूल। तो देखते हैं कि इस वैल्यू के आसपास कोई ऑप्शन में वैल्यूज आ रही हैं क्या। देखिए
तो इस क्वेश्चन में अपने पास आ रहा है 210 और यहां पर 209 के आसपास आंसर है। बाकी देखो आंसर कितने दूर हैं, 104, 42 और 84। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड 208.7 और हमारी वैल्यू आई है 210.1। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, जिसमें हमें ध्यान रखना था कि हमें सबसे पहले गिवन क्या है। देखिए 0.1 ग्राम वाटर है और उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमने उसे हीट दी 54 कैलोरी और अब वो 0.1 ग्राम वाटर कन्वर्ट हो गया स्टीम में। तो क्वेश्चन था कि इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे आएगा। तो हमने यूज की सभी गिवन वैल्यूज, उसके बाद हमने फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई किया, सारी गिवन वैल्यूज को यहां पुट करके हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आ गई है 210.1। ओके, तो इतने लेंदी क्वेश्चन के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज नाइदर ऑब्जर्व्ड नॉर रिलीज बाय सिस्टम, नीट 2019 का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊष्मा को ना तो अवशोषित किया जाता है ना ही उत्सर्जित? तो इसका आंसर आप खुद बता सकते हैं। तो इसका आंसर है एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज कितना होता है? 0। तो यहां पर लिखेंगे इन एडियाबैटिक प्रोसेस हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू 0। हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th 2018 नीट में पूछा गया है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से। द वॉल्यूम V of a monoatomic gas varies with its temperature T as shown in the graph। तो सबसे पहले आप ग्राफ देखिए, इस ग्राफ को फिर से हम ड्रॉ करते हैं। यहां पर वॉल्यूम है और यहां पर है टेम्परेचर। ये है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये A है और ये B है। तो A से B हमारा प्रोसेस, ये ग्राफ में A से B स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि ये जो ग्राफ है इसके अकॉर्डिंग V और T के बीच में स्ट्रेट लाइन है, V और T के बीच में सीधी रेखा है। इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V समानुपाती T में T है। तो बताइए कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें V समानुपाती T होता है? तो जब भी V प्रोपोर्शनल टू T उस केस में होता है जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। और ये कौन सा लॉ है? ये है चार्ल्स लॉ। कौन सा लॉ? चार्ल्स लॉ। तो यहां पर हम इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं कि भाई आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है 1 मोल के लिए? वैसे तो PV इक्वल टू nRT होती है और 1 मोल के लिए n की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो PV इक्वल टू RT। R यहां पर है गैस कांस्टेंट। अगर ये प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाए तो V बाय टी इक्वल टू R बाय P। प्रेशर भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, इसको लिखते हैं K। V इक्वल टू KT, V प्रोपोर्शनल टू T। तो V प्रोपोर्शनल टू T कभी भी दिखे इसका मतलब है कि प्रेशर कांस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये समझ में आया क्या कि प्रेशर कांस्टेंट है? ओके, अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमने ग्राफ की बात की है। इस क्वेश्चन में पूछा है रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द गैस टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय इट व्हेन इट अंडरगोज ए चेंज फ्रॉम स्टेट A टू B। कह रहा है A से B में अवस्था परिवर्तित हो रही है, गैस द्वारा किए गए कार्य और अवशोषित ऊष्मा का अनुपात। तो जो हमें फाइंड करना है वो है कि गैस द्वारा किया गया कार्य, गैस द्वारा किया गया कार्य और अवशोषित ऊष्मा का अनुपात, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। पता क्या लगा है कि इस पूरे प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट कौन सी प्रोसेस में होता है? तो ये होगा आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब कौन सा प्रक्रम हो गया? समदाबीय प्रक्रम। अब आपको मालूम है कि PV W इक्वल टू क्या होता है? वर्क बराबर होता है प्रेशर इनटू चेंज इन
वॉल्यूम, ठीक है। और आपको पता है कि PV इक्वल टू कितना होता है, nRT, ठीक है। तो यहां पर प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये समदाबीय प्रक्रम है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो P की जगह तो P ही लिखेंगे। यहां पर हो गया डेल्टा V, और आपको पता है PV इक्वल टू nRT होता है, तो यहां पर n नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, R गैस कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर में क्या आएगा, चेंज। देखिए वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, ये ग्राफ में खुद ने आप देखिए टेम्परेचर भी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहां पर जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो मैं टेम्परेचर में भी क्या करूंगा, चेंज। तो वर्क की वैल्यू मेरे पास आ गई है n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, R डेल्टा T, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें फाइंड करना है इसके अंदर हीट की वैल्यू को। तो हीट कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता है यह है आइसोबैरिक प्रोसेस, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, और हीट का फॉर्मूला क्या होता है, NC डेल्टा T। लेकिन आइसोबैरिक प्रोसेस में हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जगह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर लिया करेंगे, ठीक है। यहां पर है डेल्टा T, इतना आपको क्लियर हुआ। इसके बाद आपको यह पता है कि Cp मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता और नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता में क्या संबंध होता है, तो Cp इक्वल टू CV प्लस R होता है। और Cv की वैल्यू कितनी होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले चैप्टर में हमने पढ़ा होगा, स्वतंत्रता की कोटि वाले में, कि Cv की वैल्यू होती है 1/2 FR। यहां पर F क्या है, स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हमें यहां पर क्वेश्चन फिर से रीड करना पड़ेगा कि यहां पर एक परमाणुविक गैस हमें गिवन है, मोनो एटॉमिक गैस हमें गिवन है। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया होता है 3, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम का भी देखेंगे तो 3n - k फॉर्मूला होता है, k की जगह 0 पुट करना है, n की जगह 1 पुट करना है, और f इक्वल टू 3 हमारे पास आएगा। तो Cp की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2, यहां पे पुट करेंगे 3R प्लस R, तो ये आ जाएगा 3/2R प्लस R, तो ये बन जाएगा, देखिए जी 3/2R प्लस R, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5/2R। तो Cp की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 5/2R। इस Cp की वैल्यू को यहां पुट करेंगे n 5/2R डेल्टा T। तो हमारे पास देखिए पिछले स्टेप में हमने वर्क फाइंड कर लिया nR डेल्टा T, और ये आ गया 5/2 nR डेल्टा T। ओके, तो अब हमें करना क्या है, दोनों का रेशो फाइंड करना है, W/Q। तो W की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, nR डेल्टा T, और Q की वैल्यू कितनी है, n 5/2 R डेल्टा T। डेल्टा T कैंसिल आउट, R से R कैंसिल आउट, मोल से मोल कैंसिल आउट, और ये रेसिप्रोकेट होकर आंसर आएगा 2/5। तो रेशियो ऑफ वर्क डन एंड हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू 2/5, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यहां पर देखिए 2/5। इसी के साथ इस क्लास के अंदर हमने ये टॉपिक डिस्कस किए, और नेक्स्ट क्लास में थर्मल प्रॉपर्टी के ही और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।